तो मेरा ये बैच जो है ये सभी बच्चों के लिए है जो हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो जीएस फाउंडेशन के हों, चाहे वो कॉन्सेप्टर में, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था। और आपको पता होगा कि ओजांग गुरुकुल का एक नया कैंपस बन चुका है नोएडा में, तो उसको बनाने के दौरान मैं रात दिन उसमें डूब गया था। वो मेरी पूरी कल्पना, मेरी इमेजिनेशन था, और जैसा मैं चाहता था लगभग मैंने उसी तरह से बनाया। और आज गुरुकुल के बच्चे लगातार बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे गर्व का विषय है कि दुनिया के और भी कोचिंगों के जो बच्चे हैं भारत की, वो उस दिन 15 अगस्त को एंजॉय कर रहे थे आराम से। हमारे बच्चों ने इतने अच्छे कार्यक्रम किए, खुद ही वो स्वतः स्फूर्त होकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो लगातार मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था कि कैसे मैं आप लोगों से जुड़ूं, क्योंकि आप लोगों से बातचीत करना, आप लोगों को कुछ बताना, आपकी सफलता में भागीदारी करना, वो व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट, मैं हमेशा चाहता हूं कि आपके बीच में रहूं। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो मैं क्या करूं कि मैं वैल्यू एडिशन कर सकूं। तो मुझे याद है कि मैंने एक वादा किया था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्से के बारे में आपसे बात करूंगा। राइट, कि कैसे हम भारत की चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो 125 नंबर का एक ऐसे तो कम से कम मैं डील कर ही सकता हूं। और अगर मेरे डिस्कशन को आप अच्छी तरीके से लिखते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो आउटपुट होगा ये और भी ज्यादा अच्छा निकल कर आएगा। राइट, तो धीरे धीरे हम जो है वो आगे विस्तार करते चलेंगे, आगे चीजों को समझते चलेंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का ओजांग आईएएस एकेडमी के इस मंच पे, और हम शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आप बता भी दें कि हमारी ये क्लास शुरू हो रही है। राइट, पूजा ने लिखा है आपसे कनेक्ट होते हैं तो लगता है कि पढ़ाई हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे रिजल्ट के लिए बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं। आरएफआर का बैच अगर आप लोगों में से जितने लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो कितना बड़ा इनोवेशन है। अब एक इनोवेशन और लेकर आ रहा हूं मेंस को लेकर, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम चीजों को समझ सकें, हम चीजों को जान सकें। तो स्वागत करता हूं आप सभी का। राइट, और यहां से हम शुरुआत करते हैं। मेरे एक पढ़ाने का तरीका, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं पढ़ाने के तरीके में, कि मैं डिस्कशन पे बहुत फोकस करता हूं। अगर आप इंडिया वे देख रहे होंगे तो हम एक छोटा सा वर्ड पकड़ते हैं और एक मैंने नया नारा दिया है, हैंडल विद केयर। जैसे हमारे सामान पे लिखा होता है ना कि बहुत ध्यान से इसको हैंडल करो, इसको बहुत ध्यान से पकड़ो। तो यूपीएससी में एक चीज याद रखना, अगर कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हो तो हैंडल विद केयर, यानी जो शब्द तुम्हारे सामने आ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से, उसको सिर्फ जान के ऐसे निकलने मत दो, उसको पूरी गहराई से जानो। जैसे उस दिन अगर आपने देखा होगा द राइजिंग पावर, हम कितना कैजुअल होकर इस्तेमाल करते हैं कि इंडिया राइजिंग पावर है, लेकिन राइजिंग पावर का क्या मतलब होता है, किसके कितने डायमेंशन है। फिर हमने उस दिन स्ट्रैटेजिक कल्चर, पूरी क्लास घूमते हुए वहीं पर आकर खत्म हो गया स्ट्रैटेजिक कल्चर, और अगले दिन आपने देखा कि न्यूज़पेपर में आ गया कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था पर कैपिटा इनकम 7 गुना बढ़ जाएगी। तो डिस्कशन इतना एडवांस लेवल पे चल रहा है कि आप जो भी हम बातचीत कर रहे हैं वो आएगा। और आज भी इंडिया वे में देखना कि अभी कल हमने डिस्कस किया, आज अखबार में वर्ड के वर्ड वैसे के वैसे आ गया। तो ये जो डिस्कशन की पावर होती है वो बहुत पावरफुल सेगमेंट होता है। तो आप लोग भी जब मेरी बात को सुना करिए, तो सिर्फ सुनना नहीं है, उसको लिखते रहा करिए, उसको फ्लो चार्ट बनाइए, उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे अभी मैंने बात कही कि यूपीएससी में हैंडल विद केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कोई भी शब्द आ रहा है तो उसको पूरी तरह से अगर तुमने समझ लिया तो वो आ गया। जैसे कल मैंने बात किया तो क्लास में बहुत से बच्चों को ही नहीं पता था, बैंक शब्द हमने कितनी बार सुना, बैंकिंग। अब बैंक शब्द का सही मतलब क्या है, मोस्टली क्लास में किसी को नहीं पता कि बैंक होता क्या है। किसी ने कहा पैसा छापता है, किसी ने कहा पैसा बढ़ा देता है, तो वो चीज हमें पता ही नहीं है कि हम इससे क्या, और एक खबर को मैंने कितने आयाम से जोड़ दिया वहां पे। ये पावर अगर तुमने जनरेट कर ली, यूपीएससी तुम्हारा है। यूपीएससी में क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए मजाक बात हो जाएगी कि अरे आराम से हो जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना इसके लिए तुम्हें एक्टिव लर्निंग करनी पड़ेगी, लगातार उसको लिखना पड़ेगा। सुनने से कोई भी फायदा नहीं होगा, 80% आप 24 घंटे के अंदर भूल जाओगे। मैं बार बार आपको यही चीज बता रहा हूं। राइट, अब ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इंडिया 2030 बेसिकली एक डिस्कशन डॉक्यूमेंट है। इंडिया 2030 सबसे पहले अगर हम बात करें तो नीति आयोग ने इसको प्रपोज किया। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि इसकी गहराई क्या है और इसमें मैं क्या क्या चीज कवर करने जा रहा हूं ताकि आप भी उसको समझ सकें। तो 2-3 चीजें जरूरी है। जो लोग अभी इंडिया वे के साथ नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ओजांग सर ने 299 रुपए में ऐसी चीज ला दी है कि फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत की प्राचीन जो सनातन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा जो लिटरेचर है, पता नहीं ओजांग सर सब कुछ इसी में लपेट देंगे। और मुझे पढ़ाते समय बाधाएं पसंद ही नहीं, मैं बस उड़ना पसंद करता हूं कि जो मुझे आता है मैं अपने बच्चे को दे दूंगा। तो उस तरह से आप ध्यान रखना कि आप कोशिश करो
कि द इंडिया वे में जो नहीं जुड़े हैं वो द इंडिया वे में हर हालत में जुड़ जाएं, जो नहीं जुड़े हैं। बहुत ध्यान से इसको सुने। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये है कि आरएफआर आपके लिए मैंने संजीवनी बूटी, मतलब अगर मैं कहूं कि पिछले सालों के मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है वो आरएफआर के साथ है। तो आरएफआर जो है वो उसके साथ आपको जुड़ना ही जुड़ना है, अगर चाहे इस साल दे रहे हो चाहे अगले साल दे रहे हो। अगर अगले साल दे रहे हैं उसके अगले साल दे रहे हैं तो भी आपके पढ़ने की गति कई गुना बढ़ जाएगी। जब हम किसी क्वेश्चन के साथ चले जाते हैं तो क्वेश्चन की एक साइकोलॉजी होती है, वो सारी की सारी साइकोलॉजी, राइट, तो वो अपने आप हो जाएगा। अब जैसे लिखा कि घर में पैसे नहीं मिल पा रहे, गिन्नी तुम्हें पता है कि अगर तुम शायद मुझे बहुत लंबे समय से नहीं जानती हो, मेरे सामने कोई पैसे का रोना रोता है ना तो मुझे वाकई में लगता है कि वो झूठा है। रीजन बता रहा हूं बेटा, मैंने पूरी इंजीनियरिंग अपने दम पे की है, ठीक है, अपने फादर से सिर्फ फर्स्ट ईयर में पैसा लिया है। ट्यूशन पढ़ाता था मैं, अपने टैलेंट को यूटिलाइज करता था, कई जगह रिजेक्ट होता था, छोटे बच्चों को पढ़ाता था। मेरी पहली स्टूडेंट जो थी वो 4th क्लास की बच्ची थी, बेहद जिद्दी, और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने भूसा ढोया है, मैं इंश्योरेंस बेचा है मैंने। क्या बात कर रहे हो तुम? सवाल यह है कि आपको पैसा मांगने की आदत हो गई है, पैसा कमाने की आपको आदत ही नहीं है। और आज पैसा कमाने की जो मेरी आदत है वो मेरे अंदर इतना स्वाभिमान पैदा, किसी भी बुरी से बुरी स्थिति में आ जाऊं मुझे डर ही नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना जीवन आराम से चला लूंगा। मैंने जीवन में जो भी सीखा है, जो कमाया है, मेहनत भी करना, शरीर भी मजबूत कर लिया, भूसा भी ढो लिया, इंश्योरेंस भी बेच लिया, ट्यूशन भी पढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया, तो मुझे पता है कि मैं भूखा नहीं मरूंगा, मैं अपना जीवन आराम से चला लूंगा। और जब इंसान को यह कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो कुछ भी कर सकता, वो निडर हो जाता है। और जिस दिन तुम निडर हो गए उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत कुछ ऑनलाइन आप कर सकते हैं। गिन्नी ने कहा पापा घर से बाहर नहीं जाने देते। आज की डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से मान लो तुमने एक चैनल खोल के लोगों को बढ़ाना शुरू कर दिया, उस चैनल से तुम्हें रेवेन्यू आ जाएगा। 199 299 रुपए का रेवेन्यू कमाना बहुत आसान काम है। तुम ये सोच ही नहीं रही हो कि तुम्हें पापा नहीं दे रहे हैं, पापा घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दिव्यांग है मेरे, वो अपने घर पे बच्चों को, वो जा नहीं सकते ट्यूशन पढ़ाने, अपने घर पे बच्चों को बुला के पढ़ाते हैं। और हमारे घरों में हमें 5-10 रुपए तो हमें छोटे थे तब मिल जाया करता था, हम गुल्लक में रख लेते। 299 रुपए आपने जमा नहीं किए, इसका मतलब आप फजूल खर्ची करते। इतने पैसे तो हमें शादी ब्याह कहीं भी जाओ शगुन के लिफाफे में मिल जाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप लखनऊ में रहती हो, राजधानी में रहती हो, पर कैपिटा इनकम आपकी बहुत अच्छी होगी, किसे समझा रहे हो? तो ये सारी चीजें जो आप कह रहे हो कि पापा घर से बाहर नहीं निकलने देते, पैसे नहीं देते, ये सब मिथ्या है। 299 रुपए से ज्यादा तो आप इस इंटरनेट का रिचार्ज करा लेते हैं। सवाल है कि आपको मांगने की आदत हो गई है, और भारत में ये कल्चर है, हमें मांगने की आदत हो गई। हमारे पिताजी देखेंगे हमारी खर्चा, हम अपने दम पे नहीं कमा सकते, हम अपने दम पे नहीं काम कर सकते। तो आपको पैसा कमाना ही नहीं आता, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक कल्चर ही खत्म कर दिया गया। हमें पैसा कमाना सिखाना चाहिए सबसे पहले। और बहुत छोटी सी चीज है, छोटा था मैं तो मुझे क्या होता था, कोई सामान की जरूरत हो तो इतना ज्यादा, जैसे हमें भी घर में पैसे वैसे नहीं मिलते थे, ठीक है, तो हम जैसे दादी आई, पैर वैर दबाया, सेवा की, तो हमें क्या हुआ, खुश होकर वो 10-20 रुपए दे गई, हमने उठा के रख लिया अपने गुल्लक में, रखते थे गुल्लक एक। तो बेटा ऐसा है कि ये जो बातें तुम कर रही हो ये दूसरे टीचर्स के सामने करना, मेरे सामने मत करना, क्योंकि वो व्यक्ति जो पैसे का रोना रो रहा है और जिसके हाथ पैर ठीक हैं वो बहुत कुछ कर सकता है। मेरी स्टूडेंट है, दोनों पैर नहीं है उसके, ट्यूशन पढ़ाती, माँ बाप ने घर से निकाल दिया, तुम तो घर में हो ना, खाने पीने को मिल रहा हो, बढ़िया मोबाइल रिचार्ज कर रही हो, कोर्स खरीद रही हो, तो झूठ उतना ही बोलो जितना बर्दाश्त हो सके। और मेरे सामने बिल्कुल मत बोलना वो इंसान जो मजदूरी भी करके जिसने पैसा कमाया, जिसने इंश्योरेंस बेचना है, जिसने 5-5 10-10 किलोमीटर वो पैदल चल के ट्यूशन पढ़ाने जाता था, 2 ट्यूशन के बीच में 4.5 किलोमीटर का अंतर था, पैदल जाता था, मेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे। तो वो इंसान से तो बिल्कुल मत बोलना। किसी और के सामने अपनी भावनात्मक बातें करो, मेरे सामने बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने जिंदगी में सबसे पहले स्वाभिमान कमाया। तो जब स्वाभिमान कमा लिया तभी आत्मविश्वास हम कमा पाए। तो स्वाभिमान कमाने के लिए अपने रास्ते खुद ढूंढने पड़ते हैं, राइट। देखो नेहा ने लिखा ट्यूशन पढ़ा के, और आज की डेट में सोशल मीडिया, यार आप अच्छे टैलेंट हो, मेरे कई बच्चे हैं कोरा पे आर्टिकल लिखते हैं, यूट्यूब पे बढ़िया से वीडियो बनाते हैं, पढ़ाई भी कमाई भी में बच्चों को एडिटिंग सिखाया है, एडिटिंग करके हमसे 2-2.5 हज़ार रुपए वो हर महीने लेते हैं।
बढ़िया कमा रहे, 2,500 रुपए हम अपने बच्चों को पढ़ाई भी कमाई भी में दे रहे हैं, लेकिन टैलेंट पे देख रहे हैं। कोई अच्छी वीडियो एडिटिंग करता है, कोई अच्छी स्क्रिप्टिंग करता है, टैलेंट को पैसा मिलता है मेरे बच्चे, फ्री को पैसा नहीं मिलता कि पिताजी देंगे माताजी देंगे। तो सोशल मीडिया पे जाओ, करंट अफेयर से बात करो, देखो तुम्हारे व्यू आने शुरू हो जाएंगे, या कोई टैलेंट लोगों को सिखाओ किसी सोशल मीडिया पे, तुम्हें यूट्यूब से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। इतना तो आ ही जाएगा कि तुम आराम से अपना खर्चा निकाल सकते हो। सोशल मीडिया से लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। पर सवाल यह है कि आप बैठ के केवल अपनी समस्याओं पे रोना चाहते हैं क्या? चलो रोना शुरू करें, फिर देखा जाएगा, तो कोई ना कोई लाके हमें डाल देगा। तो ये जो बेगर एटीट्यूड है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बेगर्स और नॉट चूजर्स, एक कहावत है कि बेगर्स और नॉट चूजर्स। तो जिंदगी में अगर लड़ना है तो पहले अगर चुनना है कि हम मेरी जिंदगी अपने मन से चलेगी, तो तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा भाई, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और तुम लोग रोने वाले हो कि कोई लाके दे दे, तो कटोरे जैसी मानसिकता लिए घूम रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, राइट। और कई बार मैं कोर्स की फीस इतनी कम रखता हूं, और मैं जानता हूं जब मैं रखता हूं तो मैं क्या सोचता हूं। जैसे मुझे अपनी इमेज याद है कि मैं मैंने भूसा भी ढोया है, ट्राली से भूसा भी उतारा है, मिट्टी ईंटा चढ़ाया है। तो मैं ये सोचता हूं कि मनरेगा में आज न्यूनतम मजदूरी इतनी है कि अगर ये बच्चा 1 या 2 दिन भी मनरेगा में काम कर लेगा, मैं यही सोच के फीस रखता हूं कई बार, कुछ जो मेरे हाथ में डायरेक्टली है। कई बार खर्चे इतने ज्यादा होते हैं कि आप फीस को उससे कम नहीं रख सकते। तो मैं वो जो मेरे हाथ में होता है कि मुझे अपने आप को पे नहीं करना है, तो चलो एक काम करो, इसकी फीस इतनी कम कर दो कि ये बच्चा मनरेगा में भी अगर जाएगा, क्या करेगा, मिट्टी उठाएगा, गड्ढा खोदेगा। अपना श्रम करने में क्या शर्म है यार। तो आराम से आप वो फीस चुका पाओगे, अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। तो वो हिम्मत होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं है तो सिविल सर्विसेज वैसे भी नहीं है। देखो आरती ने लिखा आपकी कोचिंग की फीस बहुत कम है बाकी कोचिंगों से, तभी तो हमारे पास पैसे नहीं बचते एडवर्टीजमेंट करने के लिए। लोग बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट हिंदू में ऐड देते हैं, फलाना में ऐड देते हैं, हमारे पैसे नहीं बचते, क्योंकि हम मिनिमम मार्जिन पे काम करते हैं कि टीचर को दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दिया, इंटरनेट को दे दिया, ऐप को दे दिया, इतना सही बचेगा बस।